अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े अहम सवालों के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, सियासी फौग के धुंधलाए हुए मंजर में बज़ाहिर कुछ वाज़ेह नहीं है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि मुल्क का बहरान घड़ी की टिक टिक करती सुइयों के साथ मजीद बढ़ रहा है। इंसानी हुकूक से लेकर अमन व अमान की सूरत हाल तक मुल्क में कुछ अच्छा नहीं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अस्करी मैदान में कामयाबी का लोहा मनवाने के बाद हुकूमत माशी मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ने को है, और इसमें कोई रुकावट है तो वो अपोजिशन है। इस पर अपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत खुद को कानून, आइन और दस्तूर से मावरा समझती है और यही सबसे बड़ी और असल रुकावट है। अपोजिशन का कहना है कि वो हुकूमत को शाहराए दस्तूर पर लाने के लिए मुतहरिक है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि भरपूर ताकत इख्तियार करने के साथ हुकूमत अपोजिशन की सुने क्यों। पीटीआई के पास हुकूमत को दबाव में लाने के दो ही रास्ते हैं नाज़रीन, जिनमें से एक पार्लियामान को जाता है और दूसरा रास्ता जाता है डी चौक तक। 26वीं और 27वीं तरमीम को अगर सामने रखा जाए तो नतीजा यही है कि पार्लियामान में अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम रही है। दूसरा रास्ता डी चौक का है और लग ऐसा रहा है कि अपोजिशन डी चौक आना नहीं चाहती या फिर उसकी अभी तैयारी नहीं है। कल 26 नवंबर जैसे अपोजिशन बड़ा सानहा जिसे करार देती है, 26 नवंबर का जब भी जिक्र आता है इसको एक बरस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस बरसी पर भी पीटीआई बड़े एहतजाज के बजाय यौम स्याह पर ही इक्तफा करती दिखाई देती है। कुछ तज्जियाकार इसे पॉलिसी की तब्दीली करार दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या पीटीआई किसी बड़ी और हतमी तहरीक के लिए अपनी कुव्वत बचाकर रख रही है या पीटीआई के मसल्स कमजोर पड़ चुके हैं? इसके साथ साथ आज इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर धरना दिए बैठी हैं। उनके साथ बास पार्टी रहनुमा और कारकुन भी मौजूद हैं। क्या ये एहतजाज एक बड़े एहतजाज की तरफ जा सकता है? ये सियासी सूरत हाल और दीगर अहम सवालों के जवाब के लिए सीनियर पॉलिटिशियन और पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से बेहतर कौन हो सकता है? इसलिए हम वक्त ज़ाया किए बगैर शेख साहब की तरफ चलते हैं। आज हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाला। सर, ये फरमा दीजिएगा कि अडयाला जेल के बाहर इतने सर्द मौसम में भी जो इस वक्त फजा है, खासतौर पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी गर्मा गर्मी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। क्या हम समझें अगर रात में फिर जैसे लास्ट वीक हुआ कोई पानी वानी गिराया जाता है, कुछ और पुलिस बुलाई जाती है, ख्वातीन वर्कर्स वहां पर आती हैं, धक्कम पेल होती है, आप लोग वापस चले जाएंगे या वहां पर रुकेंगी अलीमा खान साहिबा जो दीगर वर्कर्स है? सर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं। मैंने आपका इंट्रो सुना है, जी आपने सर। उसमें बताया कि ऑपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी नहीं वो कर सकी, फिर यौम स्याह कर दिया और फिर अडयाला का जिक्र। मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पहले सिर्फ इस खदशे से पार्टी, फैमिली, इन सब ने मिलकर ये फैसला किया था। ये मैं आपको 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि हमें डर ये था कि अगर अडयाला के सामने किसी किस्म का मजमा, किसी किस्म का क्राउड इकट्ठा होता है तो उसको बहाना बना के कहीं ये इमरान खान साहब को इनकम्युनिकाडो ना कर दें, मुलाकातें बंद ना कर दें, या उस मजमे में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कर दें, या उस मजमे की आड़ के अंदर कोई ऐसी इंतशार ये ना पैदा कर दें जिसको बहाना बना के खान साहब को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसी खदशे में सबसे बड़ा खदशा ये था कि अगर ऐसा हुआ तो खान साहब का राब्ता जो फैमिली का, रुफ़का का, वकला का खान साहब से ख़त्म हो जाएगा। जिस खदशे के तहत इतने अरसे पिछला जितना गुजरा मोबिलाइजेशंस भी हुई तो वो डी चौक की तरफ हुई, अडयाला की तरफ नहीं हुई, वरना वो डी चौक वाली मोबिलाइजेशन का रुख बहुत पहले मोटरवे से अडयाला की तरफ भी मोड़ा जा सकता था। सही। वो 1.25 लाख आदमी अडयाला की तरफ भी आ सकता था, मगर क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैंने इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेना है और कोई ऐसा काम नहीं करना, इस वजह से पार्टी कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहती थी, कानून और आइन के दायरे में रहना चाहती थी। अब क्या हो रहा है? अब पिछले को आप देखें कि 22-23 दिन से ऊपर हो गए। उससे पहले मुलाकातें महदूद कर दी गई। किसी दफा एक बहन को मिलने देते थे, किसी दफा 6 में से किसी एक वकील को मिलने देते थे, किसी हफ्ते किसी को नहीं मिलने देते थे। इस तरह ऑन एंड ऑफ चला रहे थे, मगर अब 20-25 दिन हो गए हैं, मुलाकातें टोटली खत्म कर दी गई है, इनकम्युनिकाडो कर दिया गया है, कोई राब्ता नहीं है, कोई खैर खबर नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो जिस खदशे के तहत लोग नहीं आ रहे थे या उनको फैमिली और पार्टी ने रोका हुआ था, वो तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। और पिछले हफ्ते जो हुआ, जो हमारी बहनों, हमारी माओं के साथ, अलीमा बाजी, उज़मा बाजी और नौरीन आपा हमारी माओं के बराबर हैं, उनको आप इतनी सर्दी में 3 बहनों को, 3 माओं को जो है, एक का बेटा ऑलरेडी 10 साल की सजा काट रहा है, आपने उनको पानी वहां पे छोड़ा। जैसे अलीमा बाजी कहती हैं, वो गुल्लू बठनिया जो है, आई मीन्स यानी कि बड़े रूथले किस्म के कैरेक्टर्स हैं खवातीन में जो पुलिस में है, उन्होंने उनको वहां पे तशद्दुद किया गया वहां पे। तो क्या हुआ? गई तो उस वक्त ही नहीं वापस, गई थी वापस नहीं, अरेस्ट करना पड़ा।
अरेस्ट करके उनको लेके गए चक्री, वहां जाके छोड़ा एज यूजुअल। तो आज आप ये क्यों तवक्को लगा के बैठी हैं? उससे क्या हुआ? वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। आपने सिर्फ 18-22 लोगों को रोका उस दिन, और आज आप देखें कि आज वहां पे सैकड़ों का मजमा मौजूद है। नहीं जाएंगे ये। ठीक है। आपको ये मतलब अगर पिछली दफा ये 18 होके नहीं गए, तो हाँ। आज जितना मजमा वहां पे मौजूद है ये वापस जाएंगे। ये अपना हक मांग रहे हैं, वो बहनें हैं, उनका भाई अंदर है। 20-25 दिनों से करोड़ों आवाम देख रही है इनके मुंह की तरफ कि उनके कायद से किसी खैर खबर का पता नहीं चल रहा है। आप उनको मिलाएं भाई, आप उनको मिलाएं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कानूनी हक है। अदालत ने हुक्म दिया हुआ है, अदालत ने हुक्म दिया हुआ है। तो उसके पेश नजर मैं ये समझता हूं कि आपने पूछा क्या वापस चली जाएंगी? न पार्टी वापस जाएगी, न बहनें वापस जाएगी। जब तक बहनें बैठी हैं, पार्टी बैठी है। अच्छा, ये भी सुनने वर्कर में आ रहा बैठे था हैं, अभी एमपी बैठे हैं। शेख साहब, आपके पास तो ज्यादा सही मालूमात होंगी कि कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला अडयाला जेल के बाहर शुरू हुआ है बानी की इंतजामिया, बहनों से। देखें इंतजामिया होती है ना जी, वहाँ जो एसपी होगा या कोई जी। डीएसपी होगा या थानेदार होगा, हम्म। जो भी नीचे होते हैं, फिर एसपी, वो फिर इंगेज कर लेते हैं कि जी मेहरबानी करें जी, हालात ऐसे हैं जी, ये हो जाएगा। तो वो हमेशा होता है, ये कोई नया काम नहीं है। मुज़ाकरात का तरला कर रहे होंगे कि जी जान दो, मेहरबानी करो, रश ना करो, नुकसान हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दैट इज एन एसओपी। वो एक एसओपी है, हर जगह जहां मजमा होता है ये करते हैं, सिर्फ अडयाला में नहीं, हर जगह करते हैं। वो किया होगा, मुझे भी इत्ला आई है कि राजा नासिर साहब के तरले मरले कर रहे हैं कि जी आप बाजियों को बनाएं और आप भी मेहरबानी करें। इस किस्म का मामला चल रहा है, बट दे आर सिटिंग देयर, मजमा जो ठीक है है। बढ़ता जा रहा है। तो मजमा बढ़ता जा रहा है, कुछ मजीद लोग भी आ रहे हैं, सुना है कि सीएम केपी भी पहुंचना चाह रहे हैं यहाँ पर। सीएम केपी के हवाले से घंटा डेढ़ पहले एक खबर चली, और मेरा भी आधा घंटा पहले उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। अच्छा। तो उनकी मूवमेंट की खबर थी मगर पहुंचे नहीं। मगर उस खदशे के पेश नजर सुना वो रस्ते वस्ते बंद कर छड़े जो उन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर हालात डर तो है खराब ना। होते हैं, अगर हालात मजीद खराब होते हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्योंकि जो वहां की इंतजामिया है वो तो किसी तौर ये नहीं मानेगी ना। पंजाब पंजाब हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर, जेल खाना जात का वजीर, होम मिनिस्टर, और पंजाब पुलिस की जिम्मे होगी कि उन्हें है ना क्या कर रहे हैं। देखिए वो नारे मार रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? आपने किसी के पास कोई कोई पत्थर देखा है, कोई डंडा देखा है, कोई कोई आर्म्ड है, क्या है? क्या कह रहे हैं वहां? वो ये कह रहे हैं कि हम घुस जाएंगे, ये कर नहीं, क्या कह रहे हैं? मिला दो, पुरानों मिला दो, लीडर बखा दो। वो क्या कर रहे हैं जो वो हालात खराब करेंगे? तो बेचारे ठंडी सर्दी में जमीन पे बैठे नारे मार रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। इज दैट मतलब है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की चीज है? कोई अल्टा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? कोई गैर आईनी चीज है बैठ के पुरअमन आईनी एहतजाज करना है? अच्छा, जब तो हम कोई ऐसी आइन बुरी की बात बात नहीं करते है। हैं, जब हम रूल्स की बात करते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो ये कहते हैं कि जो जेल रूल्स हैं, खास तौर पर जो जेल रूल 265 है, वो इमरान खान को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। ताहम वो जेल ट्रायल के दौरान उनसे मिलने वाली फैमिली और वकला बाज़ औक़ात कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी बहस मुमाइसे में मशगूल हो जाते हैं। यानी वो ये पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। तो क्या पाबंदी की वजह यही जेल की सियासी मुलाकातें हैं शेख साहब? स्टूपिड बात है। वो डरते हैं कि खान साहब किसी बड़ी कॉल न दे दें, क्योंकि अफरीदी साहब बार बार कह चुके हैं कि मेरी तैयारी मुकम्मल है और मैं खान कॉल देगा तो मैं आ जाऊंगा। वो यही डरते हैं कि कोई पैगाम ना आ जाए जिससे केपी के पंजाब और सिंध और ये सारे अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बाहर ना निकलें और एक नवा लांझा हो जाए। तो वो इसलिए डरते हैं, खौफ है, और तो कोई बात नहीं है। सियासी मुलाकातें, मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे, 80-80 बंदा दिहाड़ी आता था, खाने चलते थे, डिस्कशंस चलती थी, सब कुछ होता था। वो सजा याफ्ता थे, उसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए थे, सजा याफ्ता थे, कभी मुल्क की तारीख सुने जे चले गए, वहां पूरी की पूरी हुकूमत जाती थी उनसे मशवरे करने के लिए। तो ये मजाक बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? और जब हमारी मुलाकातें होती ना, मैं ही मुलाकातें करने जाता था, तो वो अडयाला में हमारे सर के ऊपर, खान साहब के सर पे भी 2 सिपाही खड़े होते हैं, इधर हमारे सर पे भी 2 सिपाही खड़े होते थे, जो 15 मिनट बाद उनकी टिक 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 शुरू हो जाती थी। चलो जी मुलाकात का टाइम हो गया जी, चलो जी 40-45 मिनट की मुलाकात 15 मिनट पे टक टक शुरू हो जाती थी। सो बहनों ने क्या सियासी बात करनी है उनसे? ये कौन सी सियासी बात है? एक लीडर है करोड़ा लोगों का, अगर वो अपने लोगों को कोई बात करता है तो वो सियासी तो नहीं, वो तो इस्लाह की बात है, वो तहरीक की बात है, उसमें सियासी बात क्या है?
ٹھیک ہے اتنے شیخ صاحب، ڈرپوک ہیں. ابھی آپ کو بہت سارے مینڈیٹ لوگ تو سن ہمارا رہے چھین ہیں، لیا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں شیخ صاحب جو آپ کے سپورٹر ہیں، جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. تو کیا پارٹی نے کارکنوں کو اڈیالہ پہنچنے کے لیے کوئی کال دی ہے، یا آپ کوئی ایسی کال دینے جا رہے ہیں، یا ویٹ کریں گے کہ مذاکرات ہو جائیں، کوئی حل نکل آئے؟ دیکھیں میں تو ایز انفارمیشن سیکرٹری تو کوئی کال نہیں دے سکتا نا، میرا یہ اختیار نہیں ہے. مگر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ہے وہ ڈسکریشن ہے، وہ دے سکتے ہیں. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، ان کے جو وائس چیئرمین وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے تو کال دے دی ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے تو لوگوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائندگی موجود ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، اور راجہ صاحب ہمارے اتحادی بھی ہیں، انہوں نے کال دی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی کوئی ایسی کال نہیں ہے. تو میں جب تک سیکرٹری جنرل نہ کہہ دے، میں اپنی ڈسکریشن پہ وہ نہیں کہہ سکتا. ہاں میں ٹھیک ہو گیا. یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ورکر موجود ہیں اڈیالہ کے آس پاس، وہ دیکھ رہے ہیں، خود وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ خان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کسی کو جذبہ یا احساس جو ہے وہ آوازیں مارنے سے تو نہیں جاگ جاتا نا. لیکن یہ آوازیں ماری جا رہی ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ دریا وریاں لے کر پہنچ جائیں، کھانا وانا لے کر پہنچ جائیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ بالکل با اختیار ہیں اس معاملے میں، کیونکہ وہ پنجاب کی تنظیم کو لیڈ کر رہی ہیں. بالکل وہ کال دے سکتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب دے سکتے ہیں. آن گراؤنڈ جو جن کی ذمہ داریاں گراؤنڈ کے لوگ ہیں، یہ کیونکہ گراؤنڈ کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک ہے. بالکل یہ دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے دی ہے تو بالکل یہ اوتھینٹک ہوگی، اور اس کے پنجاب کے لوگ جو ہے، تنظیم کے لوگ اور ورکر، وہ اس کے پابند ہوں گے. جی اچھا سہیل صاحب، یہ سچویشن تو ایک دم سے کریٹ ہو گئی نا کہ علیمہ صاحبہ پہنچتی ہیں، بہنیں پہنچتی ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے، یہ لوگ دھرنا دے دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارکن جو ہیں پہلے درجنوں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے دوپہر تک جب بات ہو رہی تھی، مختلف جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی شیخ صاحب، تو یہ ہو رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں اپنی منمانی کرنے لگ گئے. جی شیخ صاحب کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ منمانی کرنے لگے؟ وہ کور کمانڈر سے مل رہے ہیں، شہداء اور سیکیورٹی اہلکاروں کے جنازوں میں جا رہے ہیں، شاید کوئی پالیسی شفٹ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ شاید تبدیلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے. سر دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے. کور کمانڈر صاحب خود ان کو ملنے گئے تھے. نیشن ایس او پی بزنس ایز یوزل ہے. پچھلے چیف منسٹر کو بھی کال آن کیا تھا، ان کو بھی کال آن کیا ہے. نئے چیف منسٹر ہے، ہر فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ ان کو ملتا ہے. دوسری بات، شہداء کے جنازے سیکورٹی اہلکاروں کے، یہ ہماری فوج ہے. کیوں یہ لوگ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کون انتشاری غلیظ لوگ ہیں جو ہمارے فوج کے شہداء، ہمارے جوان، ہمارے سپاہی جو دہشت گردوں کو سے لڑتے ہوئے جو ہے، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے جنازوں میں نہ جانا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ خان 10 دفعہ کہہ چکا ہے، عمران خان. پتہ نہیں لوگ بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی. خان صاحب نے 10 دفعہ کہا ہے کہ یہ فوج ہماری فوج ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ فوج ہماری فوج ہے. بالکل. اگر کوئی میرے حلقے میں اگر فوجی جوان کوئی شہید ہوتا ہے، میں بھی جاؤں گا جنازے پہ. یہ کون سی بات ہے؟ صحیح ہے. سیاست اپنی جگہ پہ ہے. یہ جو بیچارے اپنے بارڈرز کے اوپر ہمارے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ملک ہے تو سیاستیں ہیں. کچھ بات نہیں ہے. شیخ صاحب، آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی موجودگی کا، ضمنی الیکشن کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں. کچھ بتائیں گے جو اتنی واضح شکست ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اس شکست کے بعد مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی اپنے لوگوں سے، تو سارے کا سارا الزام انہوں نے آپ کے اوپر ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو اب فیض صاحب کا جو فیض حاصل تھا جب یہ جیتا کرتے تھے، اب یہ فیض ان سے چھن چکا ہے. تو اب جو اصل مینڈیٹ جن کا ہے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے، نون لیگ کے لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے وہ ان کو مل رہا ہے. اور آپ کی سیاست کے بارے میں مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس پر وہ الحمدللہ بھی فرما رہی تھی کل. یہ پتا کیا، آپ کو تو شاید پتا ہوگا کیونکہ وہ تو شاید ڈیلوژن میں ہے. آپ کو تو علم ہے نا. آپ کو پتا ہے نا، ہم نے پنجاب میں تمام الیکشنز ادر دین لاہور الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. پتا ہے نا آپ کو؟ آپ کو پتا ہے اس انفارمیشن کا؟ مجھے آپ کنفرم کر سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل ہمارے علم میں ہے. لیکن پھر یہ بھی تنقید بھی ہو رہی ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب کہ پھر لاہور اور ہری پور کیوں؟ پھر بوائیکاٹ تھا تو مکمل بوائیکاٹ کرتے. میری بات. جی سر. وہ ساری سیٹیں، یعنی کہ 13 سیٹوں میں سے 2 سیٹوں پہ ہم نے الیکشن لڑا، اور 11 سیٹیں ہم نے بائیکاٹ کیا. اور وہ پنجاب میں جو جیتی ہیں بغیر کسی کانٹیسٹ کے. وہ کل کسی نے خوب کہا تھا کہ جب گھوڑوں کا بائیک آؤٹ ہو تو گدھے کے جیتنے کو نمبر 1 ہونا نہیں کہتے. بڑی زبردست بات کی کسی نے. بندہ کل ہی دوڑتا جاوے اور کل ہی فرسٹ آ جاوے. ٹھیک ہے جی، بہت کمال کیا ہے. جتنی مہنگائی ہے اس وقت اس ملک میں،
पंजाब के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग है, पंजाब के अंदर जो महंगाई है, पंजाब के अंदर जो गंदगी है, पंजाब के अंदर जो फॉग है, ये जो करप्शन के स्कैंडल्स आए हैं अभी जो परसों आप देखें, वो किसी दिन और प्रोग्राम करेंगे हम उस पे आपके साथ तफसील शेयर करूंगा। आप जी। ये समझते हैं कि महंगाई के इस दबाव में लोग इनके लिए वोट करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लोग वोट करेंगे? बाइकआउट था, जीत गए पंजाब, लाहौर, हाँ। लाहौर और हरीपुर पे आ जाते हैं। जी जी। लाहौर में जो हमें फॉर्म 45 पहले मिले 20-25 पोलिंग स्टेशंस के, हम वन वे जीत रहे थे। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एस्कॉर्ट किया और डब्बे शब्बे उठा के लेके चली गई वहां से। हमारे पास जो रिजल्ट हैं उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। वही स्टोरी दोहराई गई है जो 8 फरवरी को दोहराई गई थी। हमारे साथ यही ज्यादती हरीपुर में की गई है। हमारी हुकूमत थी, हम बदमाशी भी कर सकते थे, हम जोर जबरदस्ती भी कर सकते थे, हम 10,000 बंदा लेके घेराव भी कर सकते थे, मगर चीफ मिनिस्टर ने ये वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने बाकी सारे पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर ज़िले इंतजामिया को लगाया, आरओस यहाँ पे इन्होंने अपने बंदे लगाए इलेक्शन कमीशन के ईसीपी के, और वो हमारे फॉर्म 45 जो हमें इशू किए गए थे, जो इन्हीं के प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिए थे, वो डाटा एंटर करने को तैयार ही नहीं थे। आप ये देखें तो हम तो वन वे जीते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शेख वकास अकरम फरमा रहे थे कि जी अडियाला के बाहर जो है कारकुनान वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, जिनका इख्तियार है लोगों को बुलाना, कॉल देना, वो कारकुनान को कॉल भी दे रहे हैं। अब लेट्स सी सिचुएशन किस जानिब जाती है, जो भी होगा हम आपको अपडेटेड रखेंगे। एक और मामला जी चल रहा है बहुत अहम, और वो है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये क्या मामला है, क्यों चल रहा है और ये जाएगा किस जानिब, इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में पंजाब की, जहां पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिशें हमें तेज होती हुई दिखाई दी, लेकिन बावजूद अनथक कोशिशों के पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने शानदार माजी की तरफ पलट नहीं पा रही है। कभी भुट्टोइज्म अहले पंजाब का पॉलिटिकल ब्रांड था। लोग फैशन के तौर पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक का इजहार किया करते थे। लाहौर के गुलबर्ग में डॉक्टर मुबशर हसन के घर रोटी, कपड़ा और मकान के पुरकशिश अवामी नारे के साथ जन्म लेने वाली पीपल्स पार्टी ने महज 4 बरसों में पंजाब में 80 से जायद नशिस्तें जीती थी। इसके बाद पीपल्स पार्टी की शानदार कारकर्दगी 1988 और 93 में भी देखने में आई, जब 90 से जायद गालिबन 94 नशिस्तों पर उसे कामयाबी नाज़रीन हासिल हुई थी। ताहम उसके बाद ये स्कोर गिरता चला गया। गुज़िश्ता दिनों होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ से पंजाब असेंबली की सिर्फ एक ही नशिस्त जीत सकी, और इससे पहले जनरल इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी डबल फिगर में तो गई थी, लेकिन उसमें कम बैक करने वाली कोई बात दिखाई नहीं दी थी। ऐसा क्यों है? क्या मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब में, या फिर पीपल्स पार्टी की तंजीमी इशूज उसे यहाँ कदम जमाने नहीं दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी का नारा महज जोश गरमाने के सिवा क्या कोई मायने रखता है? ये जानने की कोशिश करेंगे जी। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं। चांडियो साहब ये फरमा दीजिएगा कि अभी हम ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें पंजाब में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ एक नशिस्त जीत सकी है, और वो भी बहुत ही ज्यादा कम टर्न आउट के साथ। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं चांडियो साहब, पंजाब क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतना सख्त हो गया है? सर देखिए बीबी, अगर ईमानदाराना तजिया आप करेंगी तो आप देखेंगी कि ज़िया-उल-हक के 11 साल कोई काम नहीं किया ज़िया-उल-हक ने और उनके हवारियों ने, सवाए पीपल्स पार्टी को खत्म करने के। ज़िया-उल-हक की ताकत और माशाल्लाह उसने यही काम किया पूरे मुल्क में, लेकिन पंजाब में तो खास तौर पे उनको कामयाबी बहुत हासिल हुई। और इसमें जो अभी आपने बात की है, तंजीम मसाइल भी हैं, ये भी दुरुस्त है। जहाँ भी इस किस्म का अजाब नाज़िल होगा पार्टियों पर, तो पार्टियों की तंजीमों में तोड़ फोड़ होगी। अभी आप पीटीआई को देखें, इंतहाई ताकत और जमायत है, लेकिन क्योंकि तोड़ फोड़ में चल रही है, हुकूमत के साथ झगड़ा है, तो कदम नहीं जमा रही, तोड़ फोड़ खत्म नहीं कर सकती। हमें तो 11 साल ज़िया-उल-हक, जिसने भी ज़िया-उल-हक देखा है या सुना है उसको पता है ज़िया-उल-हक की माशाल्लाह क्या थी। उसने कोई काम नहीं किया 11 साल। पीपल्स पार्टी खत्म करने पे लगे रहे, और हमारी पार्टी की तंजीम की कुछ लोगों की कोताहियां भी हैं जो हमारे सामने आई हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि कुछ लोगों की कोताहियां भी हैं।
कुछ कोताहियों की अगर बात हो रही है तो मरियम नवाज साहिबा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ये समझ रही है कि दूसरों की कोताहियां तो हैं ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की जीत जो है वो उनकी कारकर्दगी की वजह से है। नून लीग ये भी कहती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के पास कुछ ऐसा है नहीं है जो वो पंजाब के अवाम को दिखाएं। ना ही आप लोग ये नारा लगा सकते हैं कि अगर आप हमें लाहौर में वोट देंगे या पंजाब में वोट देंगे तो हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। ये तनकीद भी हो रही है सर आप लोगों पर। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 3-4 महीने में मरियम नवाज साहिबा को, इन 3-4 महीनों में कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखा दी है जिसके लिए इतने सीटें उठाई हैं? समझ तो आप भी सकती हैं क्या किया है। अगर कोई कारनामा है तो पूरे सालों का कारनामा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये मरियम नवाज ने आकर किया। मरियम नवाज साहबा के लिए इज्जत है, लेकिन ऐसा कौन सा जादू है जो इतने मुख्तसर अरसे में सारा मामला हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो पीटीआई चिल्ला रही है, चीख रही है, अब मैं पीटीआई की साइड लेकर नून लीग को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ कि ये कारकर्दगी की बात नहीं है। ये बहुत सारे मसाइल हैं। इंतखाबात हमारे पाकिस्तान में किस किस्म से होते हैं वो आप भी जानते हैं। अब जो लेकिन हम एतराफ कर रहे हैं, हम अभी पाँव जमाने में हैं। देखिए पीपल्स पार्टी इतनी मुसीबतों और मार्शल लॉ के जुल्म के बाद भी पंजाब में खत्म नहीं हुई है। आज भी वो नस्ल जो शाही किलों में रही, जिनकी माएँ बहनें शाही किलों में रही, फांसी मक्तल गांवों में जो लोग गए, कोड़े खाते रहे, जिन्होंने खुद सोजियां की, आज भी उनकी नस्ल जिंदा है। आज जब भी मैं कबूल कर रहा हूँ, इलेक्शन अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जब भी बिलावल साहब पंजाब में किसी शहर में जाते तो एक जमे गफीर है जो उनकी इर्द गिर्द जमा होता है। लेकिन सिर्फ पब्लिक का होना काफी नहीं होता, दूसरे मसाइल भी होते हैं इलेक्शन के लिए। इसलिए हम खत्म नहीं हुए, लेकिन हमें खत्म करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, यही बड़ी बात है। तो अभी भी आपको लगता है कि आपको पंजाब में कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या आपके इत्तेहादी जो हैं वो आपके साथ हैं? अब मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं आपको पनपने का मौका देती हुई दिखाई देती है पंजाब में आपको? मुस्लिम लीग नून कभी भी अच्छी इत्तेहादी साबित नहीं हुई। 3 बार 4 बार हमारा इत्तेहाद भी हुआ है। हम इत्तेहाद करते सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत को तसल्सल को कायम रखा जाए, लेकिन वो कभी भी खुले दिल से नहीं। हमने हुकूमत में शरीक किया उनको एक जमाने में, लेकिन एक दिन भी उन्होंने हमारे लोगों के साथ रियायत नहीं की। उनके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपनी जमायत के और अपनी जमायत के भी मखसूस इलाके के लोगों के, पूरे पंजाब के भी वो नुमाइंदगी नहीं करते, न पूरे पंजाब के लिए कुछ करते हैं वो। तो आप दोस्त तब्दील करके देख लें, अगर वो अच्छे दोस्त नहीं हैं, अगर वो अच्छे इत्तेहादी नहीं है तो इत्तेहादी तब्दील करके देख लें, कुछ पीटीआई से कुर्बतें बढ़ाएं ना, क्योंकि आपकी जानिब आपकी पार्टी की जानिब से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खासतौर पर डेरा गाजी खान की जो नशिस्त है उस पर धांधली का कुछ ना कुछ दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपको करीब ला सकती है ना पीटीआई के? आपके इनके इल्जाम तो एक ही है अगर धांधली की बात की जाए। ये सवाल का जवाब क़यादत बेहतर नमूने में दे सकती है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इस पे बोलूं। ये पॉलिसी मैटर है कि इत्तेहादी तब्दील करें या किसी को छोड़ दें, ये फैसला क़यादत का है। जो क़यादत फैसला करेगी हम तो वही मानेंगे। लेकिन आप मशवरा तो दे रहे हैं कि नून लीग जो है वो अच्छी इत्तेहादी नहीं है। चांडियो साहब, मेरे साल में मैं कह तो रहा हूँ अच्छी इत्तेहादी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े नाम जैसे नुसरत भुट्टो साहिबा हैं, बीबी शहीद साहिबा हैं, उनकी कुर्बानियों को कौन नहीं जानता है, कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ, आपकी नजर से भी ये बयान गुजरा होगा जो मरियम नवाज साहिबा ने दिया कि वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने इस तरह से जेल काटी है। तो आपको लगता है कि वो बात करते हुए नुसरत साहिबा का नाम उनके जहन से निकल गया, बीबी शहीद का नाम उनके जहन से निकल गया था? क्या हुआ? वो तो इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी भी अपनी जगह पर है, लेकिन हकीकतों से इनकार करना बड़ी बात होती है। इत्तेहादी होना बड़ी बात की बात है, लेकिन इतनी बड़ी पाकिस्तान की सियासतदान है, अब वजीर आला पंजाब है, वो इतनी हकीकत से इनकार करेंगी कि पहली खातून है। बेगम साहब की कुर्बानी कहाँ जाएंगी? ज़ियाउल-हक, इनके पीर साहब के ज़ियाउल-हक, उनके दौर में लाठियां लगी बेगम साहबा को, लहू में लाल होकर उनकी तस्वीरें आई, आपने देखा स्टेडियम में। फिर भुट्टो साहब का कत्ल कहाँ जाएगा? बीबी शहीद कहाँ जाएंगी?
آپ دیکھیں تو صحیح، بات کرنا آسان ہے، حقیقتوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، جو مشکلوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مشکلیں جو ہیں پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں وہ اٹھا رہی ہے۔ آج سخت سردی ہے چانڈیو صاحب، عمران خان کی بہنیں جو ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات نہ کرانے پر مظاہرہ بھی کر رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہونے دی جائے تو سچویشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ ملاقاتوں پر جو خامخواہ کی پابندی ہے چانڈیو صاحب، کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی اگر ملاقات کر لیتے ہیں تو۔ اب یہ تو انتظامیہ کی بات ہے کہ وہ خان صاحب کی ملاقات کو کیا سمجھتی ہیں، یا خان صاحب ملاقات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، وہ تو ان کے انتظامی معاملات ہیں، اس میں میرا عمل دخل نہیں ہے، ہم مخالف نہیں ہیں۔ لیکن جو خان صاحب نے کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے خواتین کے ساتھ جتنی بدتمیزیاں کی ہیں ان کی دور حکومت میں، ان کی سیاسی معاملات میں، مخالفین کے ساتھ جتنا کچھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں آصف صاحب کی ہمشیرہ ہے، وہ گھر سے اس کو اٹھا کر رات کو لے کے گئے ہیں، اڈیالہ جیل پہنچا دیا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے؟ وہ جبکہ پیشیوں پہ بھی خود جا رہی تھی، کسی ایک پیشی پہ بھی وہ غیر حاضر نہیں رہی۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا، جو خود نے خواتین کے ساتھ میاں صاحب کی صاحبزادی ولی اعلیٰ ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جتنا جو جملے استعمال کیے خان صاحب نے وہ کسی کو زیب دیتے ہیں۔ میرا نام اتنی بار نام نہیں اچھا نہیں ہے، آپ ناراضگی ہو جائے گی شوہر کی، یہ کچھ تمیز کا بیان ہے؟ خواتین کی عزت کرنا تو ہمارا تو بس ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری چیئرمین خاتون رہی ہے، ہم نے تمام خواتین کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کسی کا حوالہ ہی کبھی کسی کا نہیں دیا۔ اچھا چانڈیو صاحب، ایک بات پر تو آپ بڑے کٹر اتحادی لگے ہیں مجھے نون لیگ کے، کیونکہ نون لیگ سے بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ دیگر بہنیں جو ہیں بانی کی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں جیسا جواب آپ نے دیا کہ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ کیا تھا ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان کی والدہ کی ڈیتھ کی خبر انہیں یہاں ملی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کی گفتگو سے I'm really sorry، اور اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری تصحیح کر دیجیے گا، کہ ایسا تاثر جاتا ہے عوام کے اندر کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ جو عمران نے بویا تھا وہ عمران کاٹ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ کہنا اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو بدلہ ہے یا انتقام ہے وہ اور بات ہے۔ یہ تو وقت کا فیصلہ ہے، آپ کسی کی توہین کریں گے تو قدرت کا اپنا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ دے گی، ہم اور آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی قدرت نے ظاہر ہے جس بھی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں آپ کو اتحادی بنایا ہے نون لیگ کا، تو اتحادی ہوتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی نہ کوئی مفاہمانہ رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم کروا ہی سکتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ؟ سر اس کا سب سے بڑا اس کی ذمہ داری تو عمران خان صاحب کی طرف جاتی ہے کہ حکومت میں تھے وہ رویہ اپناتے جو قربتیں بھی ہو سکتی تھے، اختلافات بھی ختم ہو سکتے تھے۔ جیسے خان صاحب پاور میں آئے، بلاول صاحب نے تو کہا ویلکم، ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ اب وہ بھاگتے پھر رہتے نہیں ہم چوروں سے نہیں ملیں گے۔ اب وقت ثابت کر رہا ہے خود بھی چور ہیں پورا۔ ہم خاندانی سیاست نہیں کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، اپنی شریک حیات سیاست میں، بہنیں سیاست میں، بچوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں؟ سب کر تو وہی باتیں رہے ہیں جن کی نفی کی ہے انہوں نے۔ تو آپ نے چانڈیو صاحب تھا کا سیگا استعمال کیا ہے، یعنی اب عمران خان کے پاس یہ بھی وقت نہیں رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے آئے، ان کے لیے کوئی بات کرے، یہ سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہم سیاست میں کوئی آخری چیز نہیں سمجھتے، لیکن اس کے لیے پہل تو خان صاحب کو کرنی پڑے گی نا۔ ٹھیک ہے جی، پہل کرے نا، اپنا لہجہ تو سنبھالیں، گالیوں سے تو فارغ کریں، پیپلز پارٹی کے لیے جو سیاسی زبان ہوتی ہے وہ استعمال تو کریں، بلاول صاحب کے لیے بھی وہ استعمال کریں، پہل تو کریں نا۔ صحیح ہے جی، پہل اس طرف سے ہونی چاہیے، رویے میں لہجے میں تھوڑی اگر نرمی آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مفاہمت کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے، مہربانی، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد ملیں گے تو کچھ افغانستان کی جانب سے جو ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اس ٹویٹ پر جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا ہے صحافیوں سے ملاقات کے اندر، اس کو ڈسکس کریں گے آپ سے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। जाते जाते जिक्र करेंगे सरहद पार काबुल से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात का। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पक्तिका, ख्वास और कुन्नड़ में फजाई हमलों का इल्जाम लगाया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि ये फजाई हमले न सिर्फ अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों और कवानीन से भी खुला इनहराफ है। और इसके जवाब में नाज़रीन आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान छुप कर नहीं, एलानिया हमला करता है। आज सहाफियों से मुलाकात में DGISPR का कहना था कि अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता, हम रियासत हैं और रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। DGISPR का ये भी कहना था नाज़रीन कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम पर हमले भी हो रहे हों और हम तिजारत भी कर रहे हों। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा है कि दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग कभी कहते हैं कि TTP के 6000 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे और कभी ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं। DGISPR का मजीद इस बारे में बताना यह था कि रमा जनवरी से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज 67,000 ऑपरेशन कर चुकी हैं। KP में 1387 ऑपरेशन हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में 3,485 ऑपरेशन किए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया काबुल को समझा रही है कि वो अपनी वॉर शॉपिंग मॉल बंद करे। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में डेनमार्क ने कहा था, और हमने इसी प्रोग्राम में आपको आगाह भी किया था, कि 6,000 अस्करियत पसंदों के साथ TTP खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके जानलेवा हमलों की अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी की जाती है। इंसानी हुकूक की तंजीम फ्रीडम हाउस और अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट्स में भी बारहा ये कहा गया है कि तालिबान TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। UNSC मुतालबा कर चुकी है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को महफूज ठिकाना देना बंद करे। इनमें डेनमार्क काबुल का पड़ोसी है, न अक़वाम मुत्तहिदा को काबुल से कोई इशू है और न ही इंसानी हुकूक की तंजीमें काबुल पर बिला वजह फोकस्ड हैं। दुनिया खुली आंखों से सब कुछ देख रही है और काबुल को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की जानिब दहशतगर्दों की बरामद रोक कर अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देना होगा। बसूरत दीगर हर रियासत की तरह पाकिस्तान को भी अपने शहरियों की सलामती बेहद अजीज है और इस सलामती को मुमकिन बनाने के लिए, बिल्कुल इसको यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आगाह हो रही होगी नाज़रीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।